तो एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अगर आप कंप्लेनेंट पार्टी हो या फिर अभियुक्त हो, किस तरीके से आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हो, अपने केस पर लागू करवा सकते हो, आइए चलिए जान लेते हैं। अगर आपका भी केस कुछ इस प्रकार से चल रहा है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। तो जमानत, बेल ऐसा एक प्रोसेस जो आप अप्लाई करके कोई भी एक्यूज्ड को टेम्पोररीली बाहर निकाला जा सकता है। अब जमानत मिलना ना मिलना केस के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर अगर आपके एडवोकेट कुछ इस प्रकार से केस को कंडक्ट करवा रहे हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली क्लियर करके बोल दिए है जमानत ये एक्यूज्ड को नहीं दिया जाएगा। अगर आपके नाम पर कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा है तो ये आपकी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कोर्ट में हाजिर होना, कोर्ट में अपीयरेंस रजिस्टर करवाना। तो सबसे पहले देखिए, और यहीं पर अगर आप ये गलती करते हो तो जमानत की बात आप भूल जाओ और सभी के ऊपर ये रूलिंग लागू होने वाला है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड दिलाओ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके। सो एक लाइक, सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो केस का नाम है श्रीकांत उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, ट्रायल कोर्ट के पास जब केस चल ही रहा था, एक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट के द्वारा समन भेजा गया, एक्यूज्ड नहीं आए। बेलेबल वारंट इशू किया गया, नहीं आया। नॉन बेलेबल वारंट भी इशू किया गया, फिर भी नहीं आया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट बाध्य होकर के मजिस्ट्रेट प्रोक्लेमेशन की ऑर्डर पास कर देते, फिर भी एक्यूज्ड नहीं आया। ऐसे में एक्यूज्ड के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो एप्लीकेशन करने के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब प्रोक्लेमेशन क्या है देखिए, प्रोक्लेमेशन वहां पर इशू किया जाता है जहां पर एक्यूज्ड भगोड़ा बनने वाला है। सो भगोड़ा यानी कि वो अपने आप को छुपा लेगा, हाइड कर लेगा, एब्सकॉन्डर बनने वाला है। वहां पर प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है एक्यूज्ड का जो अपीयरेंस है उसको सिक्योर करने के लिए। ऐसे में एक्यूज्ड के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो एप्लीकेशन करने के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। मैटर चला गया हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट सीधे सीधे मैटर को देखते हुए बोले हम इस एक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं कर सकते। अग्रिम जमानत एक ऐसा चीज होता है जो आप अरेस्ट करने से पहले कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाते हो ताकि आपको अरेस्ट करने से पहले जमानत मिल जाए, दैट इज प्री अरेस्ट बेल। ऐसे में हाई कोर्ट डिटेल में मैटर को देखते हुए खारिज कर देते हैं एप्लीकेशन को। यहीं पर मैटर सीधा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, एक क्रिमिनल अपील फाइल किया जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास डिटेल में बहस किया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट मेरिट पर इस केस का सुनवाई किए ही नहीं है, एक बारी मैटर को देखते ही रिजेक्ट कर देना। ऐसे में हम किस तरीके से कह सकते हैं कि मेरिट पर हियरिंग हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मेनली 2 पॉइंट रखा गया। सबसे पहले कहा गया अभियुक्त के पक्ष से ट्रायल कोर्ट के द्वारा नॉन बेलेबल वारंट इशू करने से पहले हम लोग एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी कर चुके थे, तो इसीलिए अभियुक्त को बेल ग्रांट करना ही पड़ेगा। फिर कहा गया जस्ट प्रोक्लेमेशन एंड नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि एक्यूज्ड को उनका जो अधिकार है एंटीसिपेटरी बेल मिलना, इसको आप लोग डिसमिस कर सकते हो। और यहीं पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाता है, एक्यूज्ड अपने आप को छुपा लेगा, एब्सकॉन्ड हो जाएगा। एक्यूज्ड का जो हाजिरा है, जो उपस्थिति है कोर्ट के सामने, उसको सिक्योर करने के लिए। तो दीज आर द 4 स्टेप्स जो करके ट्रायल कोर्ट एक्यूज्ड का जो हाजिरा है उसको सिक्योर करता है। इनके नाम पर नॉन बेलेबल वारंट प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट के पास। तो ऐसे में हम किस तरीके से इनको बेल ग्रांट कर सकते हैं? सो हाई कोर्ट एप्लीकेशन को डिसमिस कर देते हैं और यहीं पर मैटर पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। हम लोग ट्रायल कोर्ट के द्वारा नॉन बेलेबल वारंट इशू करने से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर चुके थे। सो ये कंटेंशन रखा गया। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्लैरिटी के लिए मैटर को डिटेल में देख तो है सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रहे हैं, इस केस में ये नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जिस वक्त फाइल किया गया तब नॉन बेलेबल वारंट ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा था, सो पेंडिंग कंडीशन में था। पर अभी जिस वक्त प्रोक्लेमेशन इशू किया गया ना, तब एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग कंडीशन में चला गया। ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बोले ये सिंपली एक कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है उसको डिले करने के लिए करवाया गया है। एक बेहतरीन डिलेइंग टैक्टिक यहाँ पर अपनाया गया ताकि सारा का सारा कोर्ट केस का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर दिया जाए। और ऐसे में क्या होगा पता है, कोर्ट का ये जो बर्डन है 5 करोड़ केसेस का, ये कभी सॉल्व होगा ही नहीं। इस तरीके से कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा अगर ऐसे कोई प्रोसीडिंग्स किया जाएगा। तो
तो सिंपली सुप्रीम कोर्ट बोले हम लोग एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन खारिज कर रहे हैं और कोई भी अपने मन पर ये गलतफहमी मत पाल लीजिएगा कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए एक्यूज्ड कोर्ट के सामने जो हाजिर हो रहा है उस हाजिरा को प्रोक्लेमेशन के लिए अपीयरेंस जो होता है ना वो मान लिया जाए। प्रोक्लेमेशन के लिए अगर आपको बुलाया गया है तो उसके लिए आपको अलग से हाजिर होना पड़ेगा और एंटीसिपेटरी बेल अगर एडवोकेट के थ्रू फाइल कर रहे हो उसका जो हाजिरा होता है वो कोई अलग हाजिरा होता है। दोनों अपीयरेंस को आप एक अपीयरेंस नहीं मान सकते हो। आप बार बार डिलीबरेटली ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको वायलेट किए हो, उसका ओबीडियंस नहीं किए हो, ये यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो जाता है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा डिसाइड किया गया और कुछ केसेस के रेफरेंस लिए ताकि इस जजमेंट को और मजबूत बनाया जा सके, जैसे कि प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, लवेस वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट सेम बात बोले, प्रोक्लेमेशन के लिए जो उपस्थिति होता है कोर्ट के सामने वो अलग होता है और एंटीसिपेटरी बेल के लिए एडवोकेट के थ्रू उपस्थित हो रहे हो वो अलग उपस्थिति होता है। सो दोनों को कंबाइन मत कर दीजिएगा। यही सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट पर लिखे। यहाँ पर जो अपीयरेंस वाली बात है ना वो अलग अलग होता है। एक ऑर्डर पास किया जा रहा है उसके लिए आपको आना पड़ेगा, दूसरी ऑर्डर पास किया जा रहा है उसके लिए भी आपको आना पड़ेगा। ये गलतफहमी मत पाल लीजिएगा। एक बार हाजिर होकर के एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी एप्लीकेशन कर लूंगी और प्रोक्लेमेशन तो किया गया है उस हाजिरा को कोर्ट को गिनवा दूंगी, नहीं, एक निशाने में मैं दो पक्षी मार डालूंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को समर्थन कर देते हैं और जो पिटीशन फाइल किया गया था उसको डिसमिस कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो सारा का सारा ऑर्डर पास किया गया है वो एब्सोल्युटली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ था। एक्यूज्ड एब्सकॉन्डर बनने वाला था, इसीलिए ही ये सब स्टेप्स ट्रायल कोर्ट के द्वारा लिया गया था। और यहीं पर आपको क्या समझ में आया एकदम समरी में 2 लाइन में बता देती हूँ। अगर आप कंप्लेनेंट हो तो आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा। एंटीसिपेटरी बेल के लिए कब वो लोग हाई कोर्ट के पास या फिर सेशंस कोर्ट के पास जाकर के एप्लीकेशन कर रहे हैं और उस वक्त कोई नॉन बेलेबल वारंट या फिर प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर पेंडिंग है या फिर नहीं। दूसरी बात, अगर आप कोई अभियुक्त हो, एक्यूज्ड हो, जहां पर नॉन बेलेबल वारंट ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट के द्वारा पास किया गया है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाओगे तो डेफिनेटली वो खारिज होगा। तो इससे पहले आपको करना है, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट का मतलब यही होता है आपके नाम पर वारंट इशू हो गया है, आपको अभी अरेस्ट करना ही पड़ेगा, पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर जा चुका है। ऐसे में आपको पहले ये स्टेप लेना है, बाद में तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाओगे तो भी आपको बेल नहीं ही मिलेगा। और प्रोक्लेमेशन अगर हो गया है तो बहुत मुश्किल है। तो डिवीजन बेंच जस्टिस सी.टी. रवि कुमार एंड संजय कुमार जी के बेंच ये जजमेंट पास किए। ये रूलिंग सभी ट्रायल कोर्ट सभी के ऊपर लागू होगा जिनका भी क्रिमिनल केस वगैरह कोर्ट में अभी चल रहा है या फिर पेंडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।